नमस्ते। तो आप सब तो जानते हैं कि ये वीक हम वुमेन्स के लिए कितना स्पेशल है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था और अब वो पल आ ही गया है। 33% आरक्षण अब सिर्फ बातों में नहीं है, अब वो इम्प्लीमेंट होने वाला है और इसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जी हाँ, अब नारी सिर्फ गांव में, किताबों में, रसोई घर में नहीं, जी हाँ, पार्लियामेंट में मिलेगी। और इसी उपलक्ष्य में कैट वुमन विंग कोटा इस प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया है मोदी जी को दिल से धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि जो आपने किया है वो कोई और कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हम महिलाओं को वो सम्मान सिर्फ आप ही दिला सकते हैं। और जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो हमेशा मेल पर्सन्स को ही ज्यादा आगे किया जाता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने ये समझा है कि जो महिलाएं घर चला सकती है वो महिलाएं देश भी चला सकती हैं। और इसीलिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और जो सपना था सशक्त नारी समृद्ध राष्ट्र, अब वो सपना पूरी तरह से पूर्ण होने वाला है। मैं भाविका प्रीत रमानी, सेक्रेटरी कैट वुमन विंग कोटा। मौका मिला और मैं आपसे जो बात कहना चाहूंगी महिलाओं के बीच में, देखिए जब हम आज़ाद हुए थे, देश को आज़ादी मिली थी, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो पूरा परिवार पढ़ लिख जाए। कौशल नंबर 2 बात क्या, कम्युनिकेशन स्किल नंबर 3 क्या, फाइनेंशियल अवेयरनेस और चौथा फाइनेंशियल लिटरेसी टू द चाइल्ड। एक बच्चा आप 1 साल में फाइनेंशियल लिटरेसी अपने घर परिवार में तो मिनिमम करा ही सकते हैं। यस और नो? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, राइट। तो मैं वेट करूंगी बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप या मिस्ड कॉल्स का, और इसी के साथ साधुवाद आप सबको। वाओ, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर फेस। आपके फेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल है जो स्ट्रेच होता है और आपको हमेशा जवान दिखने में मदद करता है। ओके, तो हर रोज शीशे के आगे खड़े होके आप बोलेंगे वाओ, इम्पोर्टेंट फॉर मी, एंड दैट इज ट्रस्ट। TRUST, ट्रस्ट, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप जानते हैं नहीं क्या है? What is this? क्या है? हमें प्यास लगती है तो हम क्या बोलते हैं? पानी, बिस्लरी ला दो। है तो ये मिनरल वाटर, पर हम बोलते हैं बिस्लरी ला दो। यहाँ लिखा है ट्रस्टेड सिंस 1969। They have built a trust। और आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स एट होम। ये एक हर घर की कहानी है, हर एक बेटी का ख्वाब है और एक माँ की दुआ है। हर माँ चाहती है उसकी बेटी एम्पावर हो, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें अपने घर से लेना है। अपनी बेटियों को गुड गर्ल की जगह स्ट्रॉन्ग गर्ल बोलना शुरू करना है। अभी जैसे रोहिणी मैम ने बोला, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ट्रस्ट डेवलप होता है, तो सबसे पहले अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिर वो ट्रस्ट बनेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। जब इसने मुझे फ़ोन पे कहा, मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, पता ही इसके लिए हमको गुरेज नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मुझे जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा भाई कैट वैट ये सब तो वॉक में ही आता है, ये क्या संस्था बनाया है नीलम ने। जब मैंने उसका डिटेल देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जो हमारा काम है वो ये काम कर रही है। सब मैं कहूँगी कि ये ज़रूरी है कि हमें फाइनेंशियल पावर के लिए हमें संगठित होना सबसे पहले ज़रूरी है, जो नीलम ने आप सब लोगों को किया।
हम लोग बिजनेस वुमेन बने, ये बहुत ज़रूरी है और कई हैं भी। एक प्रश्न और उठता है जब आप, या आई थिंक आप बोली थी मैम, कि अपने हस्बैंड के बिजनेस को संभाल के हम बिजनेस वुमेन बनते हैं, तो उसमें हमारी सफलता नहीं है। हम अपने द्वारा माने बोया गया और फिर उसको प्रस्फुटित किया गया, तब जब बिजनेस वुमेन तैयार होती है तो वो परफेक्ट वुमेन हो जाती है। ये एक परिभाषा बहुत जटिल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ करना पड़ता है इस राजनीति के लिए, और अपनी कुशलता को प्रकट करने के लिए उस पुरुषों के जमात में यदि महिला राजनीति करती है तो बहुत सरल रास्ता नहीं होता है, वो राह बहुत पथरीली होती है। और उस राह पे चल के कल्पना जी भी हैं, मैं भी हूँ, और हमारी जैसी हजारों महिलाएं हैं जो अपने आप को रोज साबित करती हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं वाव, जो आप कह रही थी मैडम, एक्सरसाइज भी हो जाता है। अब ये तो आज मुझे पता चला तो मैं रोज ही बोलूँगी, लेकिन छोटी सी मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो जब ओ वाह दादी, वो बड़े अपने टेक्निकल स्टाइल में बोलती है, मैं तो देसी स्टाइल में बोल देती हूँ अच्छा अच्छा, लेकिन पता है कि जितना मुंह खोलूँगी उतनी मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी, तो अब तो रोज वाह वाह ही होगा, सब वाह होगी। तो एक बार खुद के लिए ताली बजा दीजिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये टाइम आप लोग के इंटरेस्ट लेने का है, ये फील्ड आपका इंतज़ार कर रही है। आप लोग भी खुले हाथ से इस मंजिल की ओर बढ़िए और देश के उस प्रधानमंत्री को बारंबार धन्यवाद दीजिए जिसने महिलाओं की मजबूती के लिए, मैं अधिनियम पे बाद में आऊँगी, अधिनियम क्यों बना, कैसे तैयार हुआ, क्या कारण रहा, ये सारी चीज़ों पे बाद में आऊँगी, लेकिन आप सबको भी खुले मन से खुला आमंत्रण देती हूँ कि राजनीति के फील्ड में आइए। आप लोग सब परफेक्ट हैं, वहाँ आके और बहुत सुंदर दृश्य आप लोग तैयार करेंगी, इसलिए आप सबको भी आमंत्रित करती हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण, ये एक ऐसा शब्द होता है, आरक्षण हो सकता है कि कईयों को मैम पसंद नहीं आता है, आरक्षण से बंदिशें लगती हैं या कमजोरी लगती है कि क्या आरक्षण, ये आरक्षण हमको कमजोर करता है, हम तो सक्षम हैं, हम जनरेटर हैं, हम क्रिएटर हैं, तो क्यों हम आरक्षण का सहारा लें, बिना आरक्षण के भी हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। इसीलिए मुझे याद है कि सरोजिनी नायडू ने उस दशक में ये बात कही थी जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी कि सदन में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। शायद उनकी सोच यही रही होगी जो हमारी और आपकी भी बहुत दिनों तक वही सोच रही होगी कि आरक्षण हमें नहीं चाहिए, लेकिन देश के सुंदर लोकतंत्र में बराबरी की इस लड़ाई में कई युगों के आक्रांताओं के आक्रमण के कारण जो महिलाएं पिछड़ गई अपने शालीनता, अपनी पवित्रता, अपनी बुद्धिमता, इन सब में पराक्रम की, क्योंकि देवी तो पूजी जाती थी। हम अगर उस दौर में जाएं तो देवी पूजनीय थी, और हम तो आज भी कई बार 9 दिन देवी को पूजते हैं और उनके चरण धो के उनके पानी को पीते हैं। हमारे जो लोग पूजते हैं वो लोग ये करते तो रहे, लेकिन असलियत उससे कुछ अलग थी। देवियाँ पूजी जाती रही, देवियाँ महान कही जाती रही, देवियों का सम्मान की बात होती रही, सब कुछ होती रही, लेकिन कभी भी वो हक उसको नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, जो उसने खोया था। ये ऑलरेडी हम लोग के पास था, ऐसा नहीं था कि अब हमें मिल रहा है, ये ऑलरेडी इस हक के हम हकदार थे और हमारे पास था, क्योंकि हम क्रिएटर थे। हम बार बार कहते हैं कि हम क्रिएटर हैं, तो क्रिएटर को मांगने का अधिकार नहीं हो, तो क्रिएट करता है, लेकिन हमसे ये अधिकार कुछ युगों पहले छीन लिया गया था, और छीनने के ही क्रम में धीरे धीरे ये वैमनस्यता बढ़ती चली गई और ये खाई बढ़ती चली गई, और हम लोग उस आरक्षण की ओर चले गए और उसकी मांग करने लगे। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश में हमारे सदनों में भी आरक्षण हो। पहले की सरकारों ने भी हमें आरक्षण दिया था, यदि आपको याद हो तो 74 अमेंडमेंट के रूप में हमें आरक्षण मिला था। हमारी छोटी निकाय में, स्थानीय निकाय जो छोटी पंचायत कहते हैं, उसमें हमें 50% तक का आरक्षण, कई राज्यों ने 50 दिया, कई राज्यों ने 33 दिया, कई राज्यों में अलग अलग तरीके से महिलाओं को आरक्षण मिला। हम वहाँ पहुँच के भी अपनी काबिलियत को साबित किए, लेकिन दोहरा मापदंड चलता है मित्रों,
हमारे समाज की ये मानसिकता है, पितृसत्तात्मक हमारा देश है, जहाँ उनकी बातें बहुत ज़ोर से वातावरण में फैल जाती है और हमारी बातें कहीं दब जाती है। तो हम पे ये आरोप लगे कि महिलाएं राजनीति क्या करेंगी, इनका काम चूल्हा चौका संभालो, थोड़ा घर संभालो, जाके पिक्चर देख लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा पति के संग घूमाओ, बच्चों को घुमा लो, यही काम है इनका, ये राजनीति के मंचों को क्या संभालेंगी। तो हम पे आरोप लगे उन पुरुषों के द्वारा ही कि ये तो सरपंच पति, पार्षद पति या और उससे आगे ये काम नहीं कर सकते, इनके पीछे तो इनके भाई या इनके पति, इनको अधिकार देने से क्या मतलब, ये काम तो खुद करती नहीं है क्योंकि इनके पास विवेक नहीं है, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये तो अपने पति के कहने में करती है काम, ये अपने भाई के कहने में कहती है काम, या और भी किसी सहायक के कहने थे, मैंने खुद का निर्णय खुद नहीं लेने की क्षमता, ये दुष्प्रचार बहनों हम लोगों पे किया गया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं इतनी लंबी कहानी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके पीछे एक दुष्प्रचार था कि महिलाओं को कमजोर किया जाए, उनको आगे बढ़ने नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक चीज़ है कि हमें अपने आप को भी स्टेबल करना है। जैसे एक मैम ने कहा कि अगर आपको मान लो आपकी बचत में 2000 रुपये बच जाएं तो आप क्या करेंगे। तो कईयों का बहुत सिंपल था, अपने लिए खर्च करें या अपने बच्चों के लिए करें या थोड़ा जेब खर्ची के लिए रखें। अगर मैं ये कहूँ कि हम ये सोचते कि ये जो 2000 बचे हैं मुझे किसी तीर्थ यात्रा के लिए लगाना है विद फैमिली, क्या ये बेटर होगा कि नहीं। जो सोचते हैं कि ये चीज़ बेटर है, हम सेविंग करें पर अपने परिवार के साथ उस सेविंग के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो कहाँ पर बल मिलेगा आपको, होटल रेस्टोरेंट में, घूमने में या किसी तीर्थ स्थल पर जाने में। तीर्थ स्थल पर, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आज क्या चाहिए, आज भले हम यहाँ सब बैठे हैं लेकिन मन के अंदर एक चीज़ क्या है, शांति चाहिए। हम कितना कुछ कर लेंगे, कितना भी चीज़ें करें, मैं बहुत सारे प्रोग्राम सेंटर पे करती हूँ, पब्लिक प्रोग्राम करती हूँ, बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम में जाना भी पड़ता है, लेकिन अंदर क्या होता है, शांति चाहिए। बहुत सारे जब डिप्रेशन के लोग हमारे पास आते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं संभल रहे, ये चीज़ें नहीं संभल रही, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, पहले अपने मन को संभाल लो। अब मुझे नहीं पता मेरे पहले क्या आपको बताया गया, राजनीति वाली बातें मैं सुमन जी ने सारी बता दी, तो अब मुझे ऑन द स्पॉट सोचना पड़ रहा है कि अब मैं क्या बोलूँ, बोलना तो पड़ेगा, कहते हैं चीफ गेस्ट हैं तो बोलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वेज में बोलूँगी। पहले आप अलग अलग संस्थाओं से अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, एक बहन जिनका नाम मैं, आपने शायद अपना नाम नहीं बोला, और आपने कहा कि जहां आप पीड़ित महिलाओं का सहयोग करती हैं और आप उम्मीद करती हैं कि मन से इन पीड़ित महिलाओं का सहयोग आपको भी मिले, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला आयोग की अध्यक्ष यही तो काम करते हैं। और मैं राजस्थान विधानसभा की महिला बाल विकास आयोग कमेटी की चेयरमैन हूँ, तो आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स राइट हियर ऑन द मंच है। अगर आपको ऐसा कुछ केस आता है जहाँ आपको सहयोग की ज़रूरत है तो कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं, हम हमेशा आपके मदद के लिए तैयार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हैं, ये जो मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, हम बेटों को भी जन्म देते हैं, बेटी को भी जन्म देते हैं, और यहाँ जो मंच में है और यहाँ सभी एक चीज़ उसमें जोड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों को भी सिखाओ। बहुत ज़रूरी है कि हमारे बेटे भी सीखे कि अपनी बहन के साथ और अपनी माँ के साथ या कोई भी अन्य महिला हो, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। और अगर आप उनको बचपन से सिखाएंगे तो वो हमेशा नारी का सम्मान करेंगे। पर ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपने बेटों को ये सिखाएं, क्योंकि
और ये केवल बोल के आप नहीं सिखा सकते। आप अपने घर में आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। आप कह तो रहे हैं कि सम्मान करें, और अगर आप अपने बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं या अपनी सास को प्रताड़ित कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सास ही बहू को प्रताड़ित करती है। हम महिलाएं हैं, हमें ये भी पता है कई ऐसी बहुएं भी होती हैं जो सास को भी प्रताड़ित कर सकती है। तो अगर हम ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं और वो सीख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है, हम सबके ऊपर है कि हम हमारे बेटों को भी क्या सिखा रहे हैं। फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर आप बहू में नुक्स निकालोगे, और अगर वो पलट के कहते हैं कि मम्मी आप भी तो कर रही थी दादी के साथ ऐसे, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि देखा शादी के पहले तो मेरा बेटा बहुत अच्छा था, पर फिर पता नहीं क्या हो गया। अब पता नहीं क्या हो गया, कैसे पता नहीं क्या हो गया? ये आपको देख के ही वो बेटा कर रहा है। तो आपका आचरण, आपका व्यवहार इसी तरह से ही आप सिखा सकते हो, नहीं कि भाई बेटा पैर छुओ ये वो। आप छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इससे हम किसी का हक नहीं छीन रहे, ये सब बातें आपको बताया है। मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं, अनेक आप सब अलग अलग फील्ड से हैं, और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां महिला अच्छा कार्य नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे इंदिरा नूई जैसी, पेप्सी जैसी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी की बात हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कुछ भी। और बहुत सी महिलाएं के अंदर बहुत सारा हुनर है। अगर कमी है तो वो केवल अवसर की कमी है, एक मौका उनको नहीं मिलता जहां वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। और ये बिल उन महिलाओं के लिए है। हो सकता है कि हमारे बीच में हम सब इधर बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगे जिनको परिवार के वजह से, पति के वजह से या फैमिली बैकग्राउंड के वजह से आपको टिकट मिल जाता है। कहते हैं ना वंशवाद, वो सब होता है, पर वो एक ही बार होता है। उसमें आपको एक ही बार ये मौका दिया जाता है। उसके बाद आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो अगली बार टाटा गुड बाय। और मैं आपको खुद के उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, और मैं भी यही सोचती थी कि हाँ, जो कुछ और नहीं कर सकता वो ही जाते होंगे राजनीति में। फिर धक्का लगा क्योंकि पति पॉलिटिक्स में चले गए, तो अब हम कैसे बोले। और मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा रोया था कि मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे बताऊं कि मेरे फादर पॉलिटिक्स में हैं। तो ये एक विमर्श अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। अब मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे ये मौका मिला, और कैसे मिला वो बहुत लंबी कहानी है। दैनिक भास्कर वालों ने इंटरव्यू में पूछा है, उन सबको पता है, आप वो इंटरव्यू देखें, उसमें डिटेल में आपको पता लग जाएगा। पर मुझे अपने आप को समझाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ठीक है, अब मैं बन गई हूँ। 7 करोड़ की जनता में से 200 ही चुन के जाते हैं विधानसभा में, उनमें से एक मैं हूँ। 5 साल के लिए मैं विधायक हूँ। अब मैं इन 5 साल में क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं आता था, और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में। मुझे मेरे क्षेत्र की भी जानकारी नहीं थी,
मुझे ये नहीं पता था कि कितने पंचायत हैं, कितने नगर निगम में वार्ड है, अच्छा नगर पालिका भी है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें नगर पालिका भी थी, अब नहीं है, पर नगर पालिका भी थी, नगर निगम भी था और पंचायत भी था। और तीनों के समस्याएं, तीनों के मुद्दे बहुत फर्क होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था जब वो मेरे को बताते थे कि वहाँ जाना है, मैं सोचती थी मैं गेट के बाहर तो निकलूंगी पर किस दिशा में जाना है, ये है कहाँ ये गांव, ये है कौन सा वार्ड, अच्छा इसमें इतने पार्षद है, पार्षद के नाम सीखो, वार्ड के एरिया को सीखो, पंचायत, अच्छा मेरे 19 उस टाइम 18 थे, फिर 19 पंचायत है, अच्छा हर पंचायत में, अच्छा किसी में 4 गांव है, किसी में 8 गांव है, उन गांवों के नाम याद करो। तो इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। चल रहा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने कहा था आप लोग से, मैंने ताली बजवाई थी कि प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन होना चाहिए, वो भी मिस्ड कॉल अभिनंदन के लिए ही है कि आप सब लोग इस बिल से बहुत खुश हैं और उनको थैंक यू मैसेज कर रही हैं। लागू करवाना है।